नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये जो सोच थी ना कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये सोच लगातार जो है इस देश में रहने वाले कई लोगों के जहन में घुसती गई और ये इस हद तक घर कर गई कि इसको कुछ लोगों ने एक हाथ आगे बढ़ा दिया और उनके जहन में यह धारणा बन गई कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और उन मुसलमानों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन देशों से आने वाले घुसपैठिए मुसलमानों का भी है। यह मैं आपको क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों के हक में आवाज उठाते हुए भारत के कुछ बड़े बड़े वकील पहुंचे थे और उन्होंने यह मांग की। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़े वकील कौन है, किस इकोसिस्टम के हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन से इकोसिस्टम से बड़े बड़े वकील आते हैं जिनकी आम आदमी के लिए तो केस लड़ने की जो फीस होती है वो 5-5 लाख होती है, लेकिन किसी घुसपैठिए के लिए या किसी भारत तोड़ने के डिमांड करने वाले के लिए ये लोग फ्री में लाइन लगा के पहुंच जाते हैं। कौन सा इकोसिस्टम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो भारत के कुछ बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाज उठाई और कहा, मिलॉर्ड, इन घुसपैठियों को भी जीवन का अधिकार है, इसलिए भारत सरकार को निर्देश दीजिए कि इन घुसपैठियों के रहने की, उनके खाने की, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार करे। यह देश की सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, लेकिन उस वक्त देश के सर्वोच्च जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के संसाधनों पर हक जो है वो भारत के गरीब लोगों का है। भारत के संसाधनों पर हक भारत के गरीब लोगों का है और हम घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछा सकते। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत के ही कुछ वकीलों, पूर्व जजों ने बाकायदा भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी कैसे कर दी। ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूं, ये आपको इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि भारत में कितना बड़ा इकोसिस्टम घुसपैठियों के पक्ष में है। क्योंकि ये मुस्लिम होते हैं तो इसलिए ये वोट बैंक बनते हैं। किसके बनते हैं ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसलिए एक बड़ा इकोसिस्टम इन घुसपैठियों के बचाव में लगा रहता है और आज तक ये इकोसिस्टम इनके लिए काम करता रहा। यूपीए सरकार में खुद उस वक्त के गृह मंत्री ने कहा था कि देश में 1.25 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं। उस वक्त बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या तो नहीं। और ये संख्या आज कितनी हम सही नहीं जानते। कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 5 करोड़ कहता है। और इन घुसपैठियों के कारण देश के कई हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता है कि बीजेपी हर चुनाव में, पिछले कुछ चुनाव में लगातार यह आरोप लगता था कि बीजेपी हर चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा उठाती है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ कुछ करती नहीं है। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मामले में एक बड़ा ऐलान कर दिया। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अब हमने नक्सलवाद का सफाया किया और अब ये जो घुसपैठ है, इस घुसपैठ को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यह गृह मंत्री ने ऐलान किया। दरअसल गृह मंत्री बीएसएफ के कार्यक्रम में दिल्ली में थे और यह रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान है। यह रुस्तम जी वही हैं जिन्होंने बीएसएफ की स्थापना की, बीएसएफ के पहले महानिदेशक थे। और उस समय केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ ऐलान किया कि अब घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बंगाल चुनाव के बाद उधर बंगाल में भी, क्योंकि बंगाल वो रूट है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी आते हैं, जिस रूट से, उसको लेकर के पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ऐलान कर चुके हैं कि हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा एक एक बांग्लादेशी को डिटेक्ट किया जाएगा,
उसका नाम काटा जाएगा और उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री का भी ऐलान है और उधर से बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री कमर कसे बैठे हैं। तो गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि नक्सलवाद की हार, अब होगा घुसपैठ कर फाइनल प्रहार। घुसपैठ पर फाइनल प्रहार होगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, घुसपैठ पर होगी बड़ी चोट। इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होंगे। त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। पहली सरकारें कितनी नाकाम निकम्मी सरकारें क्यों न रही हों, आप तो 12 साल से सरकार में, आज अचानक आपको कैसे ख्याल आ गया कि अब इस पे पाबंदी लगनी चाहिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं। कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है। उन्हें 12 साल बाद याद आया कि देश में घुसपैठियों को रोकने के लिए कार्रवाई करी जाए। 12 साल तक जो घुसपैठिए यहाँ पर आए, उसमें सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसके लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। चलिए, तो ये तो मैंने आपको तमाम बयान सुनवाए और शुभेंदु अधिकारी भी तैयार हैं। और जैसा कि गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि जो 3 प्रमुख बीजेपी के राज्य हैं, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, उन तीनों मुख्यमंत्रियों की जल्दी एक बैठक भी होगी गृह मंत्रालय के साथ और पूरी योजना बनेगी। क्योंकि गृह मंत्री ने आज टेक्नोलॉजी की बात की तो उन्होंने कहा ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरों का उपयोग होगा ताकि बॉर्डर को पूरी तरह से जो है घुसपैठ मुक्त बना सके। इसी सब पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देता हूँ। राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। पूजा मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ पीके मिश्रा जी जुड़े हैं, बीएसएफ के फॉर्मर एडीजी रह चुके हैं और आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये भी शामिल थे क्योंकि बीएसएफ में एक महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं।
दिव्यांश काला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पांचों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करता हूं राधिका जी और निखिल जैन जी, आप दोनों से। 1.5 मिनट आप दोनों को, उसके बाद आज की इस डिबेट को मैं ओपन करूंगा। शुरुआत में निखिल जी, हमने गृह मंत्री का ऐलान सुना, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और पूरी बॉर्डर को बढ़िया करके और घुसपैठ को रोका जाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। आपका मत? अशोक जी, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर भारत की सीमा गैर कानूनी तरीके से लांघ के बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, किसी भी देश से आ रहा है भारत सरकार की इजाजत के बिना, तो उसको पहचाना जाना चाहिए और उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट करना चाहिए। और यही करा यूपीए की सरकार ने। 2005 से 13 के बीच में यूपीए सरकार ने 85,000 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को, जिन्हें अमित शाह जी घुसपैठिए कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं, उनको 85,000 को डिपोर्ट करा। मोदी सरकार ने कितना करा अपने 10 साल में? 2,000 को। 12 साल से सेंटर में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 8 साल से त्रिपुरा में है, 10 साल से असम में है और अभी चंद हफ्तों से बंगाल में है। लेकिन अमित शाह जी को आज याद आ रहा है घुसपैठियों को बाहर निकालने की। बॉर्डर फेंसिंग अनफेंसिंग की बात करते रहते थे, कहते थे ममता दी जमीन नहीं दे रही है बंगाल में इसलिए फेंसिंग नहीं कर पा रहे। ये बताना भूल जाते थे कि लगभग 60 किलोमीटर का तो असम के साथ भी बॉर्डर खुला है, लगभग 50 किलोमीटर का त्रिपुरा के साथ भी खुला है। अब एक और बात शुभेंदु अधिकारी जो नए नवनिर्मित मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, उन्होंने कही कि डिटेक्ट हो गए, डिलीट हो गए, अब निकालेंगे। अब कोई उनसे जरा ये पूछे कि जब एसआईआर हुआ, चुनाव आयोग ने तो एक भी आंकड़ा नहीं दिया कि ये घुसपैठी हैं। चुनाव आयोग ने तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, डॉक्यूमेंट नहीं मिला, वोटर मैपिंग नहीं हुई, फिलाना ढिमकाना कारण करके दसियों लाखों लोगों को निकाल दिया। और उसमें से कई सारे लोग तो भारत के नागरिक भी थे, जैसे कि एक हाईकोर्ट के जज को निकाल दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इलस्ट्रेटर थे उनके ग्रेट ग्रैंडसन को निकाल दिया था। तो क्या जितने भी लोगों को एसआईआर में बाहर निकाला गया, चाहे वो भारतीय नागरिक हैं या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या म्यांमारी हैं, क्या सबको उठा के फेंक देंगे? और क्या बांग्लादेश से कोई बात करिए? ओके 1.5 मिनट आपके पूरे हुए। राधिका जी, आपका रिस्पॉन्ड आपने सुना, इसे क्या कहा है? देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो क्या ये गाना गाना चाहिए आज? सभी को नमस्कार। आपने सबसे पहला सवाल बोला, बात जो बोली आपने, कहा कि कांग्रेस को इस बात का स्वागत करना चाहिए। निखिल जैन ने तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस का कोई स्वागत का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जब से इस बारे पे चर्चा हो रही है या जिस तरीके से काम होना शुरू हो गया वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे भी, और जिस तरीके से आज जब गृह मंत्री जी ने इतना सशक्त भाषण दिया और उसमें बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली बोल दिया कि अब घुसपैठ को आर पार की लड़ाई होगी और घुसपैठ को खत्म किया जाएगा। और वो कैसे कह रहे हैं ये अशोक जी? क्योंकि उन्होंने जो नीति मोदी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाई, वो नीति नियत सब करके दिखाया। नक्सलवाद जो इन लोगों ने पनपाया था, कांग्रेस पार्टी, हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को खुद हुआ, उनकी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल लाइन खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन उन्होंने कुछ भी 5 साल की अपनी सरकार में उसके बाद एक भी कदम नक्सलवाद के खिलाफ नहीं किया। जबकि भूपेश बघेल का क्लियर स्टैंड था कि नक्सलवादियों से बात करनी चाहिए, हर बार बात करो बात करो। और गृह मंत्री जी ने खुद अभी जो आपने भाषण प्ले किया उसमें बहुत क्लियरली बताया कि उनको भी जो ऑफिशियल्स थे वो यही सलाह देते थे कि आपको बात करनी चाहिए। और कांग्रेस क्या कहती है? भटके हुए नौजवान है, और किस तरीके से राज बब्बर के भी बयान आए हैं, सबने देखा है। लेकिन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने रखी, और उसका नतीजा आज देश नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है देश के अंदर। अब सेकंड स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप है कि जो घुसपैठी है, अब आपने जो गिनवाए कि किसी को ये नहीं पता कि कितने आंकड़े, वो कैसे पता होगा? क्योंकि अपने डेमोग्राफिक चेंज के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए पहले ये लोग बाहर से लोगों को लेकर आए, फिर उनको यहाँ का सिटीजन बना दिया। राधिका जी, मैं आता हूं। अभी ये समय खत्म हुआ या और घुसपैठियों को किसने बचाया उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठी हैं, तो उसको किसने बचाया, किन लोगों ने इनको बचाया, इस सब पे चर्चा होनी चाहिए आज। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैंने कहा कि जो है इस पर कम से कम हर पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जैसा राधिका जी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी तक भी इस कदम के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की गई है। वैसे हाँ, मैं आ रहा हूँ। वैसे इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में नक्सलवाद जो है वो मार्च में खत्म हुआ, ये उस वक्त ये ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी
कोई स्वागत नहीं किया कि देश में नक्सलवाद खत्म हो गया, तो चलो अच्छी बात है, इसके लिए बधाई। तो जब नक्सलवाद खत्म होने के लिए बधाई नहीं दी तो घुसपैठियों के लिए कैसे देंगे? घुसपैठियों से तो कुछ अलग अलग तरह का इलू कांग्रेस का रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। निखिल बोलिए। देखिए अशोक जी, आपने कहा कि इस कदम का स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए, राधिका जी का भी यही दोष है कि कदम का स्वागत नहीं हुआ। मेरा सवाल बतौर नागरिक, कांग्रेस समर्थक छोड़ दीजिए, बतौर नागरिक ये है, कदम क्या है? 12 साल से तो सेंटर में आपकी सरकार है, बीएसएफ आपके पास है, लेकिन आपने कदम उठाने की जगह बयानबाजी करी। और इतनी सी बात, आज 140 करोड़ भारतीयों को ऊर्जा नहीं मिल रही है, लेकिन अमित शाह को 2 करोड़ सुनिए एक मिनट सुनिए। आप मत, ठीक है ये बात है, तो अभी तो सरकार ने ऐलान किया है, जब हो जाएगा तब कर दीजिएगा, ये बात आपकी मान गया। नक्सलवाद खत्म हुआ, उसके किसी ने स्वागत किया? कांग्रेस को बता दीजिए। उस पे भी आ जाता हूं। बिल्कुल, नक्सलवाद खत्म हुआ ये भारत सरकार का दावा है, लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, वो आज भी हवाला दे रहे हैं कि किस तरीके से नक्सल घटनाएं हो रही हैं। आप कहे हमने नक्सलवाद घटा दिया, बिल्कुल घटाया मोदी जी ने। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार के आखिरी वर्षों में भी नक्सलवाद घटा था। बहुत निखिल जैन के लिए बहुत तालियां, निखिल जैन के लिए बहुत तालियां कि भैया अभी हम क्यों मान ले नक्सलवाद खत्म हो गया? हम क्यों मान ले? सरकार कह रही है टेरर भी खत्म हो गया, उसके बाद पहलगाम हुआ नहीं हुआ। इन्होंने तो कहा था कि टेरर का हर अटैक पाकिस्तान से एक वॉर की तरह देखा जाएगा, रेड फोर्ट पे पाकिस्तान चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। निखिल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप जितना चिल्लाते हो उतना अपने आप को एक्सपोज करते हो, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, अपने आप को एक्सपोज करते हो। नहीं, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, आप अपने आप को। राधिका बोलिए, राधिका बोलिए। मैं जब बोल रही थी, मैं एक बात का जवाब देना चाह रही थी। समय खत्म हो गया था क्योंकि अभी नक्सलवाद खत्म हो गया, उस पर सवाल उठा रहे, जैसे इन्होंने इससे पहले सवाल उठाया कि असम की भी बाउंड्री है, उधर कुछ नहीं हुआ है। तो असम में भारत बांग्लादेश की कुल सीमा जो है वो लगभग 263 किलोमीटर है। अब मैं निखिल जी को बता दूं, क्योंकि वो पढ़ के नहीं आते हैं, ये इनका पुराना वो है, पैतरा है, पता नहीं क्यों पढ़ के नहीं आते हैं और अपनी पार्टी की और अपनी फजीहत कराते हैं। 263 किलोमीटर से बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, सुनने की भी आदत डालिए। आजकल कांग्रेसियों को गाली देने की आदत हो गई है, चिल्लाने की आदत हो गई है, लेकिन थोड़ा सुनना भी चाहिए। थोड़ा सुनेंगे, नहीं थोड़ा सुनेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा। राधिका जी मुझे कह रही है कि मैं पढ़ के नहीं आता। थोड़ा सा अगर एक बार तो आप कहें कि आप पढ़ के नहीं आते, मैं 100 पन्ने लेके बैठता हूं, सुनेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा, सुनेंगे तो ज्ञानवर्धन होगा। सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ेगा जब किसी को सुनेंगे, वो आदत डालनी चाहिए ना। बोलिए राधिका जी। 263 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसमें से 95% से ज्यादा जमीनी सीमा के ऊपर फेंसिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब जो नदी वाला हिस्सा है, रिवराइन बॉर्डर, जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वो नदी यानी कि घुबरी सेक्टर में जो ब्रह्मपुत्री नदी है उसका इलाका है, जहां पे कंक्रीट की दीवार या कटीली तार लगाना भौगोलिक रूप से संभव नहीं है। यहाँ पे हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में स्मार्ट बॉर्डर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, थर्मल इमेजेस, लेजर सेंसर और अंडर वाटर सोनर टेक्निक, बोल्ड QIT प्रोजेक्ट है वो, उसको लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया। इसलिए जो असम का बहाना बना के या अज्ञानता करते, जितना भी गूगल कर देंगे जवाब मिल जाएगा, फिर आप अपनी बेइज्जती कराएंगे। प्रॉब्लम क्या है ना अशोक जी, निखिल जी आ जाते हैं, सुनते हैं नहीं, इनकी क्लास हमें हमेशा लेनी पड़ती है और आधी डिबेट ऐसी ही खत्म हो जाती है निखिल जी को सिखाने के लिए। तो आप जब तर्क देते हैं तो ऐसे ही आके हवा में मत बोला करिए। हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म कर चुकी है, आप जाके देखिए। मैं फिर रिपीट करती हूँ, कांग्रेस पार्टी को तो आगे आके तालियां बजानी चाहिए थी और धन्यवाद कहना चाहिए था। पूरी की पूरी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तबाह हो गई थी और इन्होंने कुछ नहीं किया सरकार आने के ऐसा बाद। करते हैं, और भूपेश बघेल तो खुद कहते थे कि मैं जेब में सबूत लेके घूमता हूँ। जब सबूत उनसे मांगा गया तो वो सबूत कहाँ गया, ये जानना चाहते हैं। क्योंकि बात बॉर्डर की हो रही है, बॉर्डर फेंसिंग की हो रही है, तो मैं पीके मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपसे बेहतर जो है इस बारे में शायद जानकारी किसी के पास नहीं होगी। कोई भी आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब इस मामले में आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो यहाँ नहीं होगा। ये जो बॉर्डर का इलाका है, पहले तो मैं आज का समझना चाहूँगा। ये जो कहा गया कि सर्वेलेंस होगा, टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरों का, इससे क्या अंतर आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का, इससे क्या अंतर होगा? जी अशोक जी, यह अभी जो आज मैं भी था जब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब गए थे विज्ञान भवन में, मैं भी वहाँ अटेंड किया था, उनको मैं पूरा सुना हूँ। और ये जो बात उन्होंने बताया कि स्मार्ट फेंसिंग होना है और ये इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें देखिए, हमारा एक और बड़ा बताना चाहता हूँ कि MHA ने
बीएसएफ में ड्रोन्स बटालियन भी बन चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी ड्रोन बटालियन बन चुके हैं। अब इसका जो स्मार्ट फेंसिंग जो बनेगा, अभी राधिका जी भी बोल रहे थे, मेरे को पता है जो हमने धुबरी में जो परमानेंट चर आइलैंड है उसमें जो फेंसिंग बना था, जो बांग्लादेश इंडिया का फेंसिंग बना था धुबरी के परमानेंट चर आइलैंड में, वो मैं बनाया था जब मैं आईजी असम और मेघालय था। लेकिन जो टेम्पररी आइलैंड्स है जो बारिश में दब जाता है फिर विंटर में उभर के आ जाता है, उसमें स्मार्ट फेंसिंग बना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बना रखा गया है, रडार्स बनाया गया है और एनवीडी लगाया गया है और आजकल सैटेलाइट से भी काम हो रहा है। और ये जो अभी स्मार्ट फेंसिंग बन रहा है उसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड भी उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत चर्चा किए हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड मतलब सिर्फ बीएसएफ सिर्फ बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर का निगरानी न रखे, लेकिन इंटेलिजेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रिड में उनको लोकल पुलिस, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और स्टेट इंटेलिजेंस अथॉरिटीज और कंट्री का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सबके साथ कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम बनेगा, जिसमें कि ये जो फेंसिंग होगा, स्मार्ट फेंसिंग होगा, उसमें क्या फायदा होगा हमको, क्योंकि हम तकरीबन बाहर से बॉर्डर से 5 किलोमीटर के आगे तक हम रात में या दिन में 24 आवर्स हम निगाह रख सकते हैं। और जो हमारा बॉर्डर जो हम फेंसिंग नहीं कर सकते, जो राधिका जी बताते थे, बंगाल में है तकरीबन 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर जो है हमारा रिवरलाइन बॉर्डर है जिसको हम फेंसिंग नहीं कर सकते, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग बना सकते हैं जिसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। कोई बोट में आए, कोई स्विमिंग करके अंडर वाटर आए, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। और ये स्मार्ट फेंसिंग और स्मार्ट बॉर्डर और जो ग्रिड सिक्योरिटी ग्रिड, इसके ऊपर अमित शाह जी ने बहुत तवज्जो दिया है और ये बताया है कि पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 2 साल में ये सिक्योरिटी ग्रिड और स्मार्ट फेंसिंग स्मार्ट बॉर्डर 2 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा। उसमें कोई भी घुसपैठिया या कोई भी बांग्लादेश से आईएसआई एजेंट या जमात उल मुजाहिद का कोई आदमी या फेक करेंसी या अपना जो वेपन्स हो या ड्रग्स हो, कुछ भी नहीं आ सकता है हमारा कंट्री को। अगर आएंगे तो बड़े आसानी से पकड़ा जा सकते हैं। और बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ बॉर्डर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है उनके साथ भी ताल्लुकात रहेगा, इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ भी ताल्लुकात रहेगा। और स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग जिसमें कि रडार होगा, एनवीडी सिस्टम होगा, नाइट डिवीजन सिस्टम होगा और उसमें ड्रोन्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। न्यू बीओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया जाएगा। और जो हमारा गैप्स है, मैं बताना चाहता हूं कि अभी शुभेंदु जी जब हमें ऑलरेडी 27 किलोमीटर का ऑलरेडी लैंड हमको दे चुके हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, उसमें फेंसिंग का काम आज से शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक वहां पर और एक कुछ बिहार में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और मेरे को बहुत पता है 45 दिन के अंदर शुभेंदु जी ने बताया है कि हम पूरे के पूरे जमीन बीएसएफ को देंगे। और हम ये बताते हैं जैसे अमित शाह जी ने आज बोले हैं 45 दिन के अंदर जब हमें जमीन मिल जाएगा, हम शायद इसको 6 महीने के अंदर पूरे जितने बॉर्डर में गैप है, हम पूरे गैप को हम जरूर कर सकते हैं। देखिए ये जो पीके मिश्रा जी ने जानकारी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इस बात को इससे समझिए, मुझे लगता है दर्शकों को समझना चाहिए। आपका एक वोट की जो कीमत होती है ना, वो आपको इससे समझ में आता है। एक तरफ ममता बनर्जी थी, जब उनको 5 चिट्ठियां लिखी थी कि जो केंद्रीय गृह सचिव थे, 5 चिट्ठियां लिखी कि हमको जमीन दे दीजिए ताकि वहां पर फेंसिंग की जा सके। 5 चिट्ठियां, गृह मंत्री खुद जो उन्होंने कई बार फोन किया, कई बार उन्होंने बैठक के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जगह नहीं दी थी। और शुभेंदु अधिकारी जिस दिन सरकार में आए, उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में कहा, तुरंत कहा नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने दस्तखत किए कि 600 एकड़ लैंड हम बीएसएफ को दे रहे हैं ताकि फेंसिंग हो। और मुझे लगता है ये पिछले हफ्ते की खबर थी और 1 हफ्ते बाद आज जो है पीके मिश्रा जी बता रहे हैं कि वहां पर फेंसिंग शुरू हो चुकी है।
तो ये अपने आप में बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है इसका तो स्वागत करना चाहिए। पर ठीक है, मैं विपक्ष से उम्मीद नहीं करता कि वो इसका भी स्वागत करेंगे। वो ठीक है, विपक्ष की इच्छा है। एक मिनट रुकिए, मैं जरा पूजा जी को ले आऊं, फिर मैं आता हूं। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर देंगे राधिका जी का। उन्होंने कहा 95% असम के साथ बॉर्डर फेंस्ड है। मैंने जो अपनी जानकारी देखी थी, मुझे तो 78% मिला था। उसके बाद बहुत सर्च करा 95% का, अभी तक तो मुझे मिल नहीं पाया। तो या तो आप फैक्ट चेक कर दें या वो बता दें वो किस न्यूज आर्टिकल से ये प्रमाण से पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए, बताइए। अशोक जी, 2017 वाला मत पढ़िएगा, उसके बाद 2024 की रिपोर्ट। संसद की पटल पे लिखित में जवाब दिया है। दिखाइए, गूगल सर्च भी नहीं कर सकते। डेट बताइए, डेट बताइए। ओके, अच्छा फोन खरीद लो, पूछ लीजिए ना डेट। अरे मैडम, दो फोन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेट बताओ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ऐसा है, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट रुकिए। मेरे पास अभी मैं क्योंकि प्रोग्राम कर रहा हूं, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरा वादा है ये जो निखिल जी और राधिका जी के बीच ये जो पूरा मामला है, इसका फैक्ट चेक करके मैं जरूर आपको दो टूक में बताऊंगा। लेकिन मैं एक चीज का फैक्ट चेक कर देता हूं, और वो फैक्ट चेक क्या है जो, और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं इसमें। बाय द वे 17 मई को 100 वेपन्स बरामद हुए। नक्सल फ्री के बाद वेपन्स हैं अभी भी। सुन लीजिए अशोक जी, एक मिनट राधिका जी बोलिए जल्दी से। अशोक जी, ये जो निखिल जी बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या है ना, कांग्रेस चाहे इनके नेता हो चाहे इनके प्रवक्ता हो, सबके सब बिल्कुल ही पप्पू वाला हरकत करते हैं। फिर ये चिढ़ जाते हैं कि हम पप्पू बोल देते हैं। आधिकारिक प्रमाण इस बात का है कि गृह मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब में कहा है कि डेटा के मुताबिक जो मैंने आपको बताया कि 263 किलोमीटर की सीमा में से लगभग 210 किलोमीटर यानी 90 से 95% के बीच में और क्या फेंसिंग और कटीली तारों का काम पूरी तारीख। तरह से मुकम्मल राधिका जी, तारीख एक मिनट और क्या, एक मिनट पढ़ के बताइए ना मैडम। एक मिनट रुकिए राधिका जी, आप मुझे एक बार वो सारा डेटा भेज दीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा, मैं उसको पढ़ करके मैं उसको आगे रखूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं जो डेटा भेजूंगा वो भी बताइए। आप भी भेज दीजिएगा, बिल्कुल। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और देखिए सवाल यहां पे डेटा से बड़ा नियत का है। ठीक है, डेटा में हो सकता है किसी को चूक हो, कुछ हो, डेटा अलग अलग हो सकते हैं, डेटा में भी कई सारे डेटा होते हैं, लेकिन मैं तो नियत पे सवाल उठा रहा हूं। डेटा छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। अब डेटा छोड़, एक मिनट रुकिए ना, आप दीजिए ना मुझे। मैंने क्या कहा, मैं तो नियत पे सवाल उठा रहा हूं भाई, सीधा सीधा। आप डेटा तो 80,000 घुसपैठियों को निकाला, क्या नियत में क्या गलत था यूपीए की? अब बोलिए मत, चिल्लाइए मत, मैं बता रहा हूं। देखिए कितना बड़ा काम किया मैं, और इस बात के लिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए था घुसपैठियों को निकालने का, कांग्रेस यूपीए सरकार से, बीजेपी का। एक मिनट रुकिए, कितने क्यों अधीर हो जाते हैं? अजय राय मत बनिए प्लीज, ठीक है? तो मेरा सीधे से कहना है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी का यह वादा रहा हमेशा घुसपैठ को निकालने का। लेकिन जो कांग्रेस कहती है कि भाई हमने बड़ा निकाले, तो मैं तो वही कह रहा हूं कि भाई आपने कितने निकाले? 83,000, 85,000 इन्होंने कहा कि भाई हमने, यूपीए सरकार ने 85,000 निकाले। ये यूपीए सरकार ने कहा कि 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं संसद के अंदर। इसी यूपीए सरकार ने कहा 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं, 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं, और निकाले कितने? इनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना बता रहे हैं? कितनी खुशी से 85 करोड़। मोदी सरकार ने 2016 में 2 करोड़ बताए, 75 लाख बढ़ गए 2 साल में। चिल्ला मैं अजय राय की तरह जवाब नहीं दे सकता, ना मैं अजय राय की पार्टी का हूं, ना मैं अजय राय की आइडियोलॉजी का हूं। और ये मेरे को हैक करने की कोशिश करे कि मैं डेटा नहीं रख पाऊं, तो इनको स्क्रीन से हटा दीजिएगा और इनका माइक भी काट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं जो सच है देश तक पहुंचाऊं। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पूजा जी के पास भी जाना है, इसके बाकी मुझे दिव्यांश के पास भी जाना है। लेकिन बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा, उसका एक कारण पता है क्या रहा? यह भी मैं आपको बताता हूं। उसका एक कारण यह है कि कांग्रेस और ये जो सो कॉल्ड भारत की सेकुलर पार्टी है, इनका एक इकोसिस्टम है। ये एक एक घुसपैठिए को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और मैं यहां पर वो सारे फैक्ट आपको दिखाता हूं कि एक एक घुसपैठिए को भारत में रखने के लिए, कि भारत से ना निकले, इनका इकोसिस्टम काम करता है। इस इकोसिस्टम में कौन है मैं आपको बताऊं, इसमें कॉलिन गोंजाल्वेज है। ठीक है, किस इकोसिस्टम के है मुझे बताने की जरूरत नहीं। वही जो उमर खालिद के लिए तड़प रहे हैं इन दिनों कि उमर खालिद को क्यों नहीं निकाला। एक तरफ राहुल गांधी उमर खालिद के लिए तड़प रहे हैं, एक तरफ कॉलिन गोंजाल्वेज तड़प रहे हैं। तो ये कौन से इकोसिस्टम के, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं और कौन गया घुसपैठियों के लिए कोर्ट में? कपिल सिब्बल गए।
कपिल सिब्बल गए, और कौन गया? प्रशांत भूषण गए। ये कौन से इकोसिस्टम के मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एक एक घुसपैठिए के लिए, यहां तक कि ये आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बता दे तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि एक एक घुसपैठिए को। और मुझे, अगर निखिल जैन जी तो काफी पढ़ लिख कर आते हैं, मुझे एक खबर निखिल जैन जी बताइएगा कि 5 से 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार 85,000 उन्होंने निकाला, उस वक्त कौन सा एक वकील मुझे बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट गया और उसने कहा कि यह पॉलिसी गलत है। मैं आपको 10 खबरें दिखाता हूं कि आज जब बीजेपी सरकार है तब 10 वकील अलग अलग अदालतों में जाकर बचाते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नियत पे बात करता हूं। देखिए ये खबर आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इर्क्ड बाय रिपीटेड PILs टू स्टॉप रोहिंग्या डिपोर्टेशन। रोहिंग्या का डिपोर्टेशन का सरकार ने आदेश दिया, कहा कि इनको डिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम तंग आ गए, ये रोहिंग्या को बचाने के लिए बार बार आते हैं, इनके लिए लाल कालीन बिछा दे क्या? ये इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम क्यों है ये जानते हैं? ये इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ये किसके वोट बैंक है, ये किसके वोट बैंक है। अपने वोट बैंक के लिए तकलीफ होती है ना, ये तकलीफ कहां है ये आपको बताता हूं। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना है। सईदा हमीद कौन है जानते हैं? सईदा हमीद कौन है? सईदा हमीद, सईदा हमीद सोनिया गांधी जी की किचन कैबिनेट की एक मेंबर रही। जब यूपीए सरकार थी उनको कई बड़े बड़े पदों पर नवाजा गया। सईदा हमीद ने कहा अल्लाह ने धरती इंसानों के लिए बनाई है। सईदा हमीद, अल्लाह ने धरती इंसानों के लिए बनाई है, अगर कोई बांग्लादेशी आकर यहां रह रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? इंसान ही तो है, इंसान ही तो है। अगर कोई बांग्लादेशी आ गया भारत में रह रहे तो इंसान ही तो है। ये सईदा हमीद सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट की मेंबर है। सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट की मेंबर। नहीं, अभी मुझे बताने दीजिए पूरा, उसके बाद अगर किसी हिंदू पे बांग्लादेश में प्रताड़ना हो तो क्या वो रह सकते हैं यहाँ पर? अभी बताइए, मैं बताऊंगा। अगर किसी हिंदू पे बांग्लादेश में प्रताड़ना हो तो यहाँ रह सकते हैं। एक गुलाम अहमद मीर है, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या कहा था? झारखंड में ना हिंदू ना मुसलमान और ना घुसपैठिया देखा जाएगा, सभी को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। कांग्रेस के नेता, ना हिंदू मुसलमान ना घुसपैठिया ना बांग्लादेशी ना रोहिंग्या, हमारी सरकार तो सभी के लिए है भाई। आखिर वो हमारा वोट है तो हम उसको 450 रुपए में हम उसको आखिर क्यों ना सिलेंडर दे। ये गुलाम मीर साहब हैं। बांग्लादेश में किसी हिंदू पे प्रताड़ना हो तो क्या वो भारत में रह सकता है या नहीं? भाई मैंने कहा कोई हैक करे तो उसको हटा दीजिए। झारखंड के एक और मंत्री हैं कांग्रेस के, इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने क्या कहा? इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड के गृह मंत्री हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बोलोगे तो कब्र खोद दूंगा तुम्हारी, कब्र खोद दूंगा तुम्हारी। ये कांग्रेस के नेता हैं जो धमकी दे रहे हैं। एक और नेता, एक और इसी तरह से बीजेपी के अनंत नेता घुसपैठियों का मुद्दा उठाना बंद कर दे, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है घुसपैठियों को बचाने का। ये घुसपैठियों को बचाने का इकोसिस्टम है। पूजा मिश्रा, डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये मुझे लगता है ये इकोसिस्टम भी टूटना चाहिए अगर हमको चाहते हैं। मैं आपकी बात से, आप कहेंगी निखिल कहे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर होना चाहिए था। इतने घुसपैठिए निकालने से काम नहीं बनेगा। लेकिन सवाल, अजय राय चुप हो जाए, अजय राय चुप हो जाए प्लीज, अजय राय चुप हो जाए, अजय राय चुप हो जाए प्लीज, अजय राय चुप हो जाए। तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड घटिया है। 80,000 निकाल रही है भाई निखिल जैन को हटाइए, निखिल जैन को हटाइए। पूजा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आप ही के पास बार बार आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो आज अखिलेश जी के बयान से नाराज हैं, तो शायद इसलिए वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को टेलीविजन पर बोलने का मौका ना मिले, इसलिए वो मेरे को ही हैकल नहीं कर रहे, आपको भी करना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा कि अब आपको हैकल नहीं करेंगे, आप इनको 2-4 सीटें दे दीजिएगा, मुंह बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी इज्जत का सवाल है इनके नेताजी की। तो पूजा जी मेरा सिरा है कि मैं कह रहा हूं कि मैं निखिल जैन के शब्द इस्तेमाल कर लिया, भाई चलो घटिया है ट्रैक रिकॉर्ड, इनका इकोसिस्टम बड़ा बढ़िया है, जो घुसपैठियों को बचाने के जाता है उसके सामने सरकार नहीं कर पाई। लेकिन मेरा सवाल है ये इकोसिस्टम भी तो टूटना चाहिए, जो कहता है घुसपैठियों के खिलाफ बोला तो आंख फोड़ दूंगा, कब्र में गाड़ दूंगा, घुसपैठियों को 450 रुपए की हम देंगे, और घुसपैठिया भी तो इंसान है, वो अगर आ जाएगा तो ये इकोसिस्टम पर आपको लगता है चोट होनी चाहिए? ये सरकार है भाजपा की सरकार। पूजा जी की आवाज दीजिए भाई, साउंड बहुत स्लो है पूजा जी का, राधिका जी का, जरा आवाज बढ़ाइए जी, बोलिए। तो अशोक जी ये सरकार है, वर्तमान जो सरकार है
आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये सरकार इस पे चोट दे रही है ना ऐसी मानसिकताओं पे? आप एग्री करते हैं कि नहीं? क्या क्या फिर से बोलिए, करते हैं ना एग्री? फिर से बोलिए, सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने कहा कि मानसिकता की जो घुसपैठियों को भी बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसी मानसिकता का ब्रेक डाउन होना चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि ये आप इस बात से सहमत है जो वर्तमान की सरकार है वो ऐसे थॉट को ब्रेक डाउन कर रही है, सहमत है ना आप? तो असम के जनवरी में जो है असम के जो राज्यपाल है उनका बयान है कि 1.7 लाख लोग आइडेंटिफाइड हुए इलीगल फॉरेनर्स, और उनमें से जो डिपोर्ट किए गए हैं वो 467 लोग ही किए गए हैं। उसके बाद में असम के ही अतुल बोरा जो मंत्री हैं उन्होंने जो है अपने सदन में बताया हुआ है कि 2025 अक्टूबर 2025 तक जो इलीगल वहां पे मिले हैं लोग, जो इलीगल फॉरेनर्स हैं, उनकी संख्या 32,000 के करीब है, और जिनमें से सिर्फ डिपोर्ट 1,416 हुए हैं। ये कांग्रेस के एमएलए ने जब अब्दुल्ला जी ने प्रश्न पूछा हुआ था तो ये सदन के पटल पर जवाब दिया गया हुआ है। तो ये जो नेक्सस चल रहा है लंबा चौड़ा, इस तो भाजपा ही चलाई जा रही है। ये कह तो रहे हैं घुसपैठिया पर निकालने का रिकॉर्ड आपने कहा कि बहुत खराब है, तो अभी कौन सा अच्छा है? अभी भी तो मैं जितने भी मैं बयान बता रही हूँ ये सारे के सारे जो है मतलब भाजपा के मंत्रियों के हैं, रिकॉर्ड पे हैं, और राज्यपाल ने कहा हुआ जनवरी 2026 में कहा। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद में हम अभी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि मिलिटेंट अटैक नहीं हो रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप उल्फा को मिलिटेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। 300 में जागूपोरा में 2026 के मार्च में लास्ट अटैक हुआ था। उल्फा की जब हम बात करते हैं तब हेमंता बिश्व शर्मा की भी याद आती है। हेमंता बिश्व शर्मा वही 2011 में उल्फा के नेता जो परेश बरुआ थे, परेश बरुआ ने कहा था, ये क्लेम किया था कि हेमंता बिश्व शर्मा उल्फा संगठन से आते हैं। उनके ऊपर भी टीएडीए भी लगा था। टीएडीए मुझे लगता है आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे, एंटी टेररिस्ट लॉ है ये जो है, उसके तहत उनके ऊपर में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जांच का जो भी परिणाम आया वो अभी इस मुख्यमंत्री हैं, अगर नेगेटिव आता तो शायद नहीं ही होते। तो ऐसे लोगों पे बैठ करके ये वकालत की जाए कि नहीं ये लोग देश के बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे। त्रिपुरा की बात कर ली जाए, मणिपुर में अभी जो है वहां के जो सिविलियंस है दे क्लेम दैट कि वो जो अटैक किया गया था, बॉम्बार्डमेंट किया गया था, वो ना तो कुकी ने किया था, ना तो मैतेई ने किया था, और ना ही नागा ने किया था। दे वर क्लेमिंग कि वो जो अटैक किए गए थे, जो बॉम्बार्डमेंट वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, को कुछ रोहिंग्या ने किया हुआ था। तो ये सरकार जो ये सारे अभी आपने कहा ना, बहुत बहुत खूबसूरत से आपने बताया कि नहीं नक्सल खत्म हो गया है। पूजा जी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना जानती हैं आप? सारे के सारे बाहर हो गए हैं। पूजा जी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना जानती हैं आप? आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ, कहाँ पे? मेरी पैदाइश अरुणाचल प्रदेश की है। मैंने 12 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। असम अकॉर्ड कब हुआ था और असम अकॉर्ड के मुख्य बिंदु क्या थे, और असम अकॉर्ड जब हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और असम अकॉर्ड के मुख्य बिंदु बता दीजिए जरा। तो मैंने बताया कि मुझे नहीं पता। बताइए ना। अरे असम अकॉर्ड के मुख्य बिंदु बताइए, किस किस में हुए थे असम अकॉर्ड के मुख्य बिंदु क्या थे? अरे जितनी चीजें वो जानकारी आप मुझे बताइए, मैंने तथ्य गलत दिया हो। आपने बोला कि आपकी पैदाइश क्या? मैंने आपसे सिंपल सा पूछा, क्योंकि आपको असम अकॉर्ड के आपने जितने विषय उठाए उससे पता चलता है आपने असम अकॉर्ड के बारे में नहीं पढ़ा। आपको यह नहीं पता कि असम में घुसपैठ की समस्या देश के बाकी हिस्सों से अलग है। और वो मैं जान रहा हूं, आप लोग जो शातिर, सुनिए ना, आपका जो शातिर दिमाग जो चल रहा है ना, आपका जो शातिर, देखिए पूजा जी का शातिर दिमाग कहां चल रहा है। पूजा जी का शातिर दिमाग चल रहा है कि असम में और साथ साथ ये बांग्लादेश, ये बंगाल में भी समस्या है कि वहां जो हिंदू आए हैं उनको भी घुसपैठिए साबित कर दो, जिनको सीए के तहत देश का कानून स्पेशल अधिकार देता है। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या यही है कि अगर बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं, मुसलमान निकाले जा रहे हैं, तो उन हिंदुओं को भी निकालिए जो प्रताड़ित होकर आए हैं, क्योंकि यही पार्टियों का पूरा रवैया था सीए और एनआरसी के खिलाफ। इसीलिए इन्होंने हल्ला किया था, क्योंकि ये चाहते हैं कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और बाकी देशों से, आसपास के पड़ोसी देशों से कोई हिंदू भी यहां आकर शरण ना ले। तो हिंदू विरोधी मानसिकता पूजा जी आप लोगों की है, वो राजकुमार भाटी जी के बयानों में भी दिखता है और आपके तमाम नेताओं के बयानों में भी दिखता है। और आज आपने घुसपैठ के मुद्दे पर जिस तरह से हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की वो भी दिखता है। शुक्रिया आपका, आपने अपने आप को एक्सपोज किया। और मैं यही कह रहा था, अब बताइए सबको, मुझे एक ब्रेक लेना है। और मैं यही कह रहा था, यही भाई बंद कीजिए आवाज, बंद कीजिए और ब्रेक पे जाना बंद कीजिए। मैं यही कह रहा था, यही एक इकोसिस्टम है। मैंने भाई पूजा जी की आवाज बंद कीजिए, चिल्ला चिल्ली में प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्या आप चिल्लाए तो अच्छी
देखिए मैंने यही कहा था, मैंने पूजा जी से बड़ा सिंपल सवाल पूछा था कि क्या ये जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो घुसपैठियों को एक घुसपैठियों को बचाने के लिए 5-5 सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाता है, 5-5 लाख रुपए वकील जो लेते हैं उनको खड़ा कर देता है, वो डिसमेंटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन पूजा जी ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे में हिंदुओं को भी घुसाने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सीए कानून देश में लागू ना हो। यही पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है इनकी, और इसी इकोसिस्टम से इस वक्त देश को लड़ने की जरूरत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, गृह मंत्री जी चाहे कुछ कह दें कि हम बॉर्डर बना देंगे, फेंसिंग कर देंगे, लेकिन जब तक इस इकोसिस्टम को नहीं कुचलेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये जा जाके एक घुसपैठियों के लिए लड़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में ये होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। $10 लाख की लॉटरी मुझे, फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार घुसपैठियों पर होगा फाइनल प्रहार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है कि घुसपैठ को कैसे रोकना है, और उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सारे बॉर्डर की जो है टेक्नोलॉजी के साथ फेंसिंग होने जाएगी। और इसमें एक बड़ा कदम जो है, आपको बता दूं, दरअसल ये सरकार जो आत्मविश्वास में दिख रही है वो इसलिए भी दिख रही है क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। और जो बांग्लादेशियों का जो रूट है भारत में घुसने का, वो रूट जो है वो बांग्लादेश का जो रूट है वो पश्चिम बंगाल से आता है। तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद अब बीजेपी कह रही है कि अब हम जो है बॉर्डर, हालांकि इसमें एक झारखंड स्टेट ऐसा है जहां पर आज भी जो है वो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, वहां पे सरकार कैसे डील करेगी मुझे नहीं पता, वहां भी एक चुनौती रहेगी। इसलिए मैं बार बार इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, पीके मिश्रा जी एडीजी बीएसएफ रह चुके हैं, और दिव्यांश काला। इस पूरी डिबेट को आप कैसे देखते हैं? इकोसिस्टम मतलब सरकार कह रही है हम फेंसिंग कर लेंगे, एक तो भौगोलिक स्थिति ऐसी, अगर आपने फेंसिंग ठीक से कर भी ली तो भी भौगोलिक स्थिति का क्या वो चुनौती का निपट पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, इस इकोसिस्टम का क्या करेंगे भाई? इस इकोसिस्टम का क्या करेंगे? धन्यवाद अशोक जी। आज अब जो भारत के गृह मंत्री जी ने एक बड़ा महत्व का बयान दिया कि हम स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग के द्वारा घुसपैठ को पूर्ण रूप से बंद करने वाले हैं। ये बयान वास्तव में कोई राजनीतिक बयान ना होकर के अपने आप में एक पॉलिसी कन्विक्शन का बयान है। इसको कोई पॉलिटिकल फ्रेम, केवल पॉलिटिकल फ्रेम, पॉलिटिकल डिबेट्स में ना देखा जाए, क्योंकि अशोक जी घुसपैठ कोई हिंदू मुस्लिम या जाति समाज का विषय नहीं, धर्म समाज का विषय नहीं है। वो वास्तव में समाज के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्पन्न होने वाला एक बड़ा व्यापक खतरा है, जिसको आज भारत ही नहीं विश्व में इसके पद चिन्ह दिखने लगे हैं। आप उठा करके देख लीजिए, यूरोप की आज सबसे बड़ी त्रासदी है कि वो अपने यहाँ चेंजिंग डेमोग्राफिक बैलेंसेस को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यूरोप का सोशल फैब्रिक खतरे में है। एक उसका उदाहरण है, आप यहाँ मेरे साथ मेरे जो साथी पैनलिस्ट है वो एक नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, रॉदरहम मास रेप केसेस।
किसने किए, किसके साथ हुआ, आपको जानकर के हैरानी होगी। माइनर लड़कियां 15 साल से छोटी, 13, 14, 8, 9 साल की लड़कियों का ऐसा एक बड़ा डेटा, और करने वाला कौन है? पाकिस्तानी मूल के लोग, वो भी एक मजहब के। तो आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। और दूसरा भी आपने बोला कि इसका जो इकोसिस्टम कैसे बन रहा है। अशोक जी, हमारे सामने आज के समय युद्ध की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हम 5वीं पीढ़ी के युद्ध में हैं, जहां पर आज के समय आपको केवल बम, गोला, तो बंदूक से ही नहीं लड़ना। आपके सामने प्रोपेगेंडा है, जिसके लिए हम लोग कई बार इस शो में चर्चा कर चुके हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर का समय है। पीएफआई जब बैन हुआ था, तो पीएफआई के बैनिंग के पीछे जो एक बड़ा कारण था, जो पूरा कारण ही था बकायदा, वो था उसका एक डॉक्यूमेंट आया था जिसका नाम था पीएफआई इंडिया विजन 2047। उसका एक क्लासिकल एपिसोड, उसका एक क्लासिकल लाइन थी, वो ये थी कि हमें इसको अगर इस्लामिक राष्ट्र इस देश को बनाना है, तो उसके लिए यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ के सोशल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ेगा। और अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिन पहले, लगभग मुझे लगता है इसी हफ्ते, भारत के एक बड़े, अब मैं उनको कैसे बोले, सज्जाद नोमानी साहब का एक बयान आया था। नोमानी साहब ने क्या कहा? हमें किसके साथ गठबंधन करना है? समाज के भीतर विभेद पैदा करना, और हल्का फुल्का नहीं, बड़े व्यापक स्तर पर। फरवरी 2026 में जिस समय ये आपको ध्यान होगा, कुछ कैमरे के साथ प्रो पाकिस्तानी लोग, सीधे सीधे आतंकवादी ही पकड़े गए थे। उस समय एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था शब्बीर अहमद लोन। उसने कहा कि हम लश्कर का लक्ष्य क्या है, किसको रेडिकलाइज करना है, तो जो बांग्लादेशी घुसपैठियां उनको टारगेट करना है। और फरवरी 2026 में जिस एनआईए ने जिस मॉड्यूल को बस्ट किया था, 8 में से 7 उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले। और इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये इसलिए नहीं है, एक समय खुद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस समय लोकसभा में थी, 2005 में लोकसभा में उन्होंने बाकायदा उस पर इस्तीफा दिया था, इस कारण से कि घुसपैठ के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। और उस समय के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने वो चर्चा रोक दी थी, वो चर्चा मोशन ही ना हो, वो पेपर फेंक के गई थी, जब पेपर फेंक के गए थे अशोक जी। तो ये वास्तव में पॉलिटिकल विषय, अगर ममता बनर्जी साइड पे रहती, मैं इसीलिए इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं ना। वही ममता बनर्जी जिन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया घुसपैठ के खिलाफ, पेपर फेंके, वही घुसपैठियों की सबसे बड़ी संरक्षक बन गई, क्योंकि उनको ये समझ आ गया कि ये मेरा वोट बैंक है। और वही ममता बनर्जी का ये बयान है जब उन्होंने ये कहा कि अगर जो दूध देने वाली गाय होती है, वो अगर लात मारती है तो उसकी लात भी सहनी पड़ती है। तो इसमें आप समझिए कि पूरा इकोसिस्टम यही करता है कि दूध देने वाली गायें घुसपैठिए हमारे वोटर हैं, तो हम उनको बचाएंगे, उनको राशन कार्ड बनाएंगे, उनको जो है आधार कार्ड बनवाएंगे, उनको वोटर बनवाएंगे और उनको जो है देश में रखेंगे। यही मैं कह रहा हूं, यही जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, ये इकोसिस्टम भारत में घुसपैठ की समस्या का सबसे बड़ा जो है कारण है। घुसपैठिए तो आते हैं, वो सीमा की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटाना गृह मंत्रालय का काम है, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है उन घुसपैठियों को पालता पोसता है, वो सबसे खतरनाक है। एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं निखिल, आप ही के पास आऊंगा। उम्मीद है कि आप इन विषयों पर भी जो बोलेंगे, जो मैंने इकोसिस्टम की बात की। ब्रेक के बाद व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम बात कर रहे हैं घुसपैठ को लेकर, और इसको लेकर आज गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान किया और उसी पर चर्चा चल रही है। निखिल जैन, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके तो मैंने शब्द जो आपने कहा, मैंने तो वही शब्द इस्तेमाल किया। मैंने कहा इस सरकार ने घुसपैठ को लेकर बड़ा घटिया काम किया, लेकिन घटिया काम ये घटिया काम नहीं है। घुसपैठियों के लिए कुछ बोला तो उसकी कब्र खोद देंगे, आंख निकाल लेंगे, और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो तो हमारा जो है वो इंसान है, वो रह जाता है। तो ये घटिया है कि नहीं है? सबसे पहले तो मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से बोल दूं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने अगर कोई हिंसा भड़काने वाले बयान दिए हैं, गलत है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कांग्रेस का है, बीजेपी का है, जिसका भी है। कांग्रेस नेता का ये बयान घटिया है। मैंने तो आप बयान पढ़ते तो आप घटिया नहीं, आपने तीन चार बयान पढ़े थे, उसमें से किसी को अच्छा, मैं सईद हामिद का बयान घटिया है? अल्लाह ने धरती इंसानों के लिए बनाई है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ भी जाता है यहाँ रहता तो क्या घटिया? अशोक जी, मैं वसुदेव कुटुंबकम के देश में रह के ये चीज कभी नहीं बोलूंगा। नहीं, आपने एक सेकंड, आपने किसी का एक हिंसा भड़काने वाला बयान बोला था, आप वो पढ़ दीजिए, अभी मेरे से खंडन लीजिए, आप अभी खंडन लीजिए मेरे से। वसुदेव कुटुंबकम भाई देश, मैंने कहा, अच्छा चलिए, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। इकोसिस्टम वाली बात पे आप जवाब नहीं सुनना चाहते ना? मुझे नहीं, इकोसिस्टम पे नहीं सुनना चाहते। अब एक बात बोल दूं, आपने खुद इकोसिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि मैं वसुदेव कुटुंब, तो भैया वसुदेव कुटुंबकम है, इसलिए हम घुसपैठियों को बचाएं। अमित शाह भी यही कहते हैं सर। भैया हम भी कहते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। लेकिन आप तो लॉयर है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एज ए लॉयर मैं इकोसिस्टम पे एक एड्रेस करना चाहता हूं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कहा था कि वायर तोड़ करके सुरंग बनाकर नदी में घुस करके भारत में आओगे तो घुसपैठिया कहलाओगे, और वो घुसपैठिया के लिए वसुदेव कुटुंबकम नहीं होता। वसुदेव कुटुंबकम ये होता है कि जिसको जरूरत हो, ठीक है, भारत सबके लिए है। बिल्कुल तो ये वसुदेव कुटुंबकम नहीं है जो सईद हामिद ने कहा। नहीं, तो अशोक जी, इसका मतलब अगर भारत की सरकार से इजाजत लिए बिना बॉर्डर को इलीगली लांघ के कोई भी व्यक्ति इस देश की सीमा में घुसेगा, वो घुसपैठिया है? हाँ या ना? सीए में जो आएगा मैं उसको घुसपैठिया नहीं मानता। ये क्या होता? नहीं, जो अपनी जान बच, ये तो गांधी जी ने कहा अच्छा, था। एक मिनट, अब ये वाला ऐड हो गया। यस निखिल जैन, तो रोहिंग्याओं के जब गांव जला, अच्छा एक सेकंड, और गांधी जी क्यों? आपके मनमोहन सिंह ने अब गांधी जी याद आ गए, जो पाकिस्तान में, अब गांधी जी याद आ गए, बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हैं उनको रखना, उनकी जिम्मेदारी संभालना, ये भारत का फर्ज है। ये गांधी जी ने बंटवारा करते वक्त पूछा था। एक मिनट, कांग्रेस ने बंटवारा करते वक्त लोगों से पूछा था, हिंदुओं से। नहीं सर, फिर तो मतलब जो प्रताड़ित है, हाँ, ये जो प्रताड़ित है वो हिंदुओं का देश है। हिंदू कोई भी प्रताड़ित हो वो आ सकता है भारत में। भारत को उसको शरण देना और उसको नागरिकता देना भारत की जिम्मेदारी है। ये गांधी जी ने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया जो अपनी जमीन 1947 में ले चुका, कोई पाकिस्तानी जो 1947 में भारत के टुकड़े करा चुका, उसका कोई हक, कोई अधिकार भारत की धरती पर नहीं बनता। प्रताड़ना से जो भाग रहा है, अगर वो गैर कानूनी रूप से भी भारत की सीमा में आए तो वो शरणार्थी है। शरणार्थी है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हिंदू है तो शरणार्थी है। हाँ, बिल्कुल, ये पकड़ा, बिल्कुल, ये पकड़ा सर। सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर देश। प्रताड़ना, अगर प्रताड़ित हिंदू होगा तो हम लेंगे, प्रताड़ित मुसलमान होगा तो हम लेंगे। देश में सीए कानून, निखिल जैन, यस नहीं निखिल जैन, भारत को धर्मशाला मत बनाओ। अच्छा, ठीक है, भारत को धर्मशाला मत बनाओ, और धर्मशाला तो खैर सही शब्द नहीं होगा। भारत को सराय मत बनाओ कि कोई भी बाबर की औलाद चाहे तो कहीं से मर्जी आ जाए, कोई भी अकबर की औलाद चाहे तो कहीं से मर्जी आ जाए, कोई भी तैमूर लंग की औलाद चाहे तो नहीं आ जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत, ये महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था बंटवारे के समय, ये गांधी जी ने कहा था कि जो लोग वहां प्रताड़ित होंगे उनको रखने की जिम्मेदारी हमारी है। ये गांधी जी का वर्ड था, महात्मा गांधी का वर्ड था। चलिए आगे। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम प्रताड़ित होंगे, उन्होंने नहीं कहा था मुस्लिम प्रताड़ित होंगे। यही एग्जैक्टली है, यही एग्जैक्टली है। पीके मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, पीके मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। पीके मिश्रा जी को लाइए, पीके मिश्रा जी को लाइए। अजय राय जी को थोड़ा हटा दीजिए, अजय राय जी को हटा दीजिए, पीके मिश्रा जी को लाइए। पीके मिश्रा जी, मैं फिर आता हूं। देखिए, ये तो मैं बता रहा हूं जो गांधी जी के शब्द थे, उनके शब्द थे।
आज लोग गांधी को, सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। आज चाहते हैं हर प्रताड़ित जो है हिंदुस्तान में आ जाए, हिंदुस्तान सराय बन जाए और ताकि हिंदुस्तान का एक और बंटवारा हो। ये तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है इन लोगों की, क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक है। इसलिए निखिल जैन भी अगर कह रहे हैं कि नहीं वसुधैव कुटुंबकम है, किसी को भी आने का हक है, तो उनकी सीधी सीधी उनका वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक है। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या आपको लगता है इसमें कुछ दिक्कत आती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण? बिल्कुल अशोक जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। वैसे पॉलिटिकल चीज तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि मैं एक सिक्योरिटी अफसर हूँ, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। मैं ये जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा है। ये मैंने असम में देखा है, गोगोई जी के टाइम पर। मैं वहां पर आईजी असम और मेघालय के आईजी था बॉर्डर का, और मैंने बंगाल में भी देखा है। ये जितनी जो भी क्लियरली मैमन सिंह से जो वहां पर टेम्पररी चर आइलैंड हो जाता था, उसमें धुबरी में वहां पर बांग्लादेशी आ जाते थे, उनको धुबरी ला करके उनको दे देते थे, उनको आइडेंटिटी कार्ड और रेशन कार्ड वगैरह वो दे देते। और मैं बता ही दूंगा, AIUDF इन्हीं का ही काम था धुबरी में। और मैं कोई छिपाना नहीं चाहता हूं, मैं आईजी था, मैं बड़ा क्लियरली बात बोल रहा हूं। और मैंने ये चीज बंगाल में भी देखा है। ये असम में भी वोट बैंक उन्हीं का ही था, बंगाल में भी वही वोट बैंक था। हमने बहुत बार कोशिश किए थे ममता जी को बताने के लिए, उनके सेक्रेटरी से काफी बार बात किए थे कि जमीन तो दे दीजिए हमको फेंसिंग बनाने के लिए। जब कांटेदार तार एक छड़ी के ऊपर एक तार का तार लगा देते, उसमें कहाँ हम रोक सकते हैं। लेकिन ये चीज नहीं हुआ। उनका अपना तरीका है, क्योंकि वोट बैंक आएंगे, कुछ बिहार में एंट्री हो रहा है, मालदा में एंट्री हो रहा है, नॉर्थ 24 परगनास में एंट्री हो रहा है, नदिया में एंट्री हो रहा है, कहाँ पर एंट्री नहीं हो रहा है। और ये सब मैं किताब लिखा था, बांग्लादेश माइग्रेंट्स ए थ्रेट टू इंडिया। ये किताब जो है एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने उसको रिलीज किए थे। आप समझ गए होंगे, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन अब उसमें मैंने क्लियरली बताया था किस किस रूट में आए हैं, 1971 में कैसे आए, 1975 में कैसे आए, उसके बाद में कैसे आए, शेख मुजीबुर रहमान का डेथ के बाद कैसे है, क्या क्या रूट है और किस लिए वो आए हैं। मुझे लगता है पीके मिश्रा जी समय कम है, लेकिन आपकी ये किताब मुझे लगता है पढ़नी पड़ेगी। मैं भी पढ़ना चाहूंगा, मुझे लगता है देश को पढ़नी चाहिए। लेकिन राधिका जी, भाई निखिल जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम है, अगर सईदा हमीद ने कह दिया कि भाई कोई बांग्लादेशी, तो फिर वो उसका खंडन थोड़ी कर सकते हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम राधिका खेड़ा, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एक समुदाय के लोगों को लाते जाएंगे घुसपैठियों को खुद बताएंगे इतने घुसपैठिए हैं आपकी इंडिया। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी निखिल जी, सुनने की क्षमता रखिए आप स्टूडियो में। इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही है, कौन बोलिए आप बोलिए। दूसरी बात, खुद ममता बनर्जी ने भी, जैसे आपने बताया, ये इशू बताया था। अब जो ये बात बोली जाती है बार बार, मैं फिर से दोहराऊंगी कि बार बार बोला जाता है घुसपैठिए निकाले नहीं, घुसपैठिए निकाले। आपने उनको यहाँ पे फर्जी आई कार्ड देके, फर्जी राशन कार्ड बना के आपने उनको यहाँ का सिटीजन शो कर दिया। इसीलिए तो आप उनको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे झारखंड में, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस से। तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन जो आप कर रहे हैं सदन में खड़े होकर के, आपके ही एमएलए कर रहे हैं, आपके ही मंत्री कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मुझे बात समझ नहीं आ रही। अगर बांग्लादेशी मुसलमान बाहर भेजे जा रहे हैं देश से, इस देश पे उन लोगों का बोझ कम हो रहा है, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है? आपको पता है ना, FIR में जो सीट्स पे सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, उससे आप ही के साथ ही कांग्रेस 2 सीटें जीत गई जीरो से, और सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीता है। सुनिए, मेरे पास ओके, सुनिए, ऐसा है, देखिए जो मैंने कहा ना, जो अभी कहा राधिका जी ने जो कहा उसकी पुष्टि ऐसी एक नहीं 50 खबरें हैं जो बता रही हैं कि हर जगह पर इन घुसपैठियों के वोट बने हुए थे। बंगाल का ये आपको बता रहा हूं, बंगाल के अंदर नाम, रुपया, आधार, ID सब फर्जी, लेकिन ममता सरकार से ले रही थी पैसे, ठीक है। और आप ये सुनिए, ये एक और आपको दिखाता हूं, बांग्लादेशी नेशनल वॉर अरेस्टेड बाय BSF इन वेस्ट बंगाल कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, जहां वो न सिर्फ इलीगली रह रहा था बल्कि मदरसे के अंदर पढ़ा रहा था। वो
वो जो है मदरसे के अंदर जो है वो पढ़ाने वाला टीचर था, बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो ये इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम को तोड़ना पड़ेगा गृह मंत्री जी। और मेरी डिबेट में भी लोगों ने वो इकोसिस्टम आपको दिखा होगा कि किस तरह से लोग बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले और बाकी सब बोले, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ, क्योंकि वोट बैंक इनका है, वोट बैंक से जो प्यार है, तो फिर इसीलिए घुसपैठियों को निकालने से इनकार है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।